Hello students, very good afternoon to all of you. In the last class we have discussed about the introduction of Indian tax system, the types of tax, just like the direct taxes and indirect taxes, different aspects of income tax, introductory part of income tax like the definitional terminology, just like the assessment year, previous year, the concept of agriculture income, deemed income. Today we are discussing another important aspects, that is residential status and tax liability. Again I repeat, the another important aspect, that is residential status and tax liability. पहले बात करते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। लास्ट क्लास में जब हम लोग पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे थे या फिर एसएससी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इनकम टैक्स के कुछ फीचर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें आपसे ये कहा गया था कि इंडियन इनकम टैक्स की एक विशेषता या एक फीचर ये भी है कि हमारे यहाँ दो चीज़ें, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अप्लाइड है, मतलब लोअर इनकम कैडर के लिए लोअर इनकम रेट्स, अपर इनकम कैटेगरी के लिए अपर इनकम रेट्स। और एक दूसरी खास बात ये भी है कि जब हम किसी व्यक्ति के इनकम को रिकॉर्ड करते हैं और टैक्स असेसमेंट की बात करते हैं, तो उससे पहले हम उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रीवियस ईयर में, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जैसे इन केस मान लीजिए कि अभी असेसमेंट ईयर हमारा 2021 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर हमारा 1920 होगा। इज इट क्लियर? ये तो कल क्लियर किया था ना। तो प्रीवियस ईयर 1920 है, और अगर हम किसी पर्सन की इनकम को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर की, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में उस पर्सन की इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या थी। अगर हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में बात करें तो किसी व्यक्ति की जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती है वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो सेम रहती है। लेकिन इनकम टैक्स में जब आप असेसमेंट करते हैं तब ऐसा नहीं होता। किसी पर्सन की इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस मीन्स रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन मे बी वैरिड ईयर टू ईयर और पर्सन टू पर्सन, मतलब वो हर साल उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होगी, क्या प्रोस्पेक्ट है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस को आइडेंटिफाई करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की इनकम को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि उस पर्सन की क्या स्टेटस रही है भारत में, वो रेजिडेंट रहा है, नॉन रेजिडेंट रहा है। देन आफ्टर हम डिसाइड करेंगे कि उसकी ये पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। तो डिफाइन कैसे करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस को, तो इस पर्पज़ से पहले पर्सन को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। वैसे तो सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉडरली हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। उन पार्ट्स में सबसे पहले हमने एक रखा हुआ है इंडिविजुअल को, यानी इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस पता करेंगे। दूसरे पार्ट में एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पर्सनस, इनको रखेंगे। और तीसरी कैटेगरी में जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन शॉर्ट कंपनीज को रखेंगे, और इनकी स्टेटस को हम डिफाइन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या रहेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एक इंडिविजुअल के बारे में। अगर एक इंडिविजुअल के स्टेटस की अगर हम बात करें तो उसके दो स्टेटस हो सकते हैं फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट में। आइदर ही इज रेसिडेंट इन इंडिया और ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। चलिए बात करते हैं कि हम ये कैसे पता करेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रेसिडेंट रहा है या फिर नॉन रेसिडेंट रहा है। तो इसके लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं, और ये कहा जाता है कि अगर एक पर्सन ने, इंडिविजुअल पर्सन ने प्रीवियस ईयर में इन दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, देन ही इज़ रेसिडेंट इन इंडिया। अगर वो दोनों बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। तो चलिए बात करते हैं वो बेसिक कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहला, फर्स्ट कंडीशन, ही मस्ट लिव इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। पहली कंडीशन ये कही गई है कि वो भारत में गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। फर्स्ट। दूसरा कहा गया, यानी अगर वो 182 दिन नहीं रह पाता है तो दूसरी कंडीशन भी कही गई है कि ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
एंड साथ में एक चीज़ और भी लिखी गई है, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि वो गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, यानी अगर अभी हमारा असेसमेंट ईयर 20-21 चल रहा है तो 19-20 में वो कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, और 19-20 के ठीक पहले के 4 प्रीवियस ईयर में, जो उसके ठीक प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर होंगे, जैसे 18-19, 17-18, 16-17 एंड 15-16, इन 4 साल में कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो, इंडिया में रहा हो। ये हमने पहले ही कह दिया था आपसे कि इन 2 बेसिक कंडीशन में से अगर वो व्यक्ति या वो इंडिविजुअल पर्सन किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट होगा, और अगर वो दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। चलिए बात करते हैं कि अगर उसने किसी एक कंडीशन को या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, वो रेसिडेंट हो गया, देन व्हाट आफ्टर। इसके बाद हम बात करते हैं कि या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, मतलब या तो वो साधारण निवासी होगा या फिर वो असाधारण निवासी होगा। अगर वो निवासी है तो, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, बट अगर उसने बेसिक कंडीशन में से एक को या दोनों कंडीशन को फुलफिल किया है, सेटिस्फाई किया है, तो इसका मतलब वो रेसिडेंट है। और फिर रेसिडेंट में भी फर्दर कैटेगरी डिसाइड होने जा रही है कि या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉन ऑर्डिनरी है। तो चलिए अब ये डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो इसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन बताई गई। अगर उस पर्सन ने प्रीवियस ईयर में उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, ध्यान रखिएगा हमने बेसिक कंडीशन में कहा था कि ए और बी में से किसी एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम एडिशनल कंडीशन के लिए हम कह रहे हैं कि उसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो दोनों में से किसी एक कंडीशन को ही सेटिस्फाई करने में कैपेबल नहीं होता या नहीं कर पाता है तो फिर वो नॉन ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो ये सिंपली कहा जा रहा है कि अगर उसने दोनों अल्टरनेटिव कंडीशन में से, एडिशनल कंडीशन में से दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर वो ऑर्डिनरी यानी साधारण निवासी होगा, और अगर दोनों में से किसी एक में भी फेल्योर करता है तो फिर वो असाधारण निवासी होगा। तो देखते हैं क्या है ये 2 एडिशनल कंडीशंस। उसमें सबसे पहला लिखा गया है, ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, मतलब 10 प्रीवियस ईयर, जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 हैं आपके, यानी 19-20 से पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर हैं उसमें कम से कम 2 साल तक उसके पास इंडिया में रेसिडेंट की स्टेटस हो। अब देखिए यहाँ पर एक बात हम ये ज़रूर कहना चाह रहे हैं कि 10 साल में से 2 साल रहना की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ बात ये हो रही है कि 10 साल में से 2 साल कम से कम उसकी जो इंडिया में स्टेटस रही हो वो रेसिडेंट की रही हो। अब वो रेसिडेंट कैसे रहा होगा, यानी 10 साल में से 2 साल उसने उन बेसिक कंडीशन को कम से कम सेटिस्फाई किया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रहने की बात, वहाँ पे हम आपसे क्या कह रहे थे कि 4 साल में 365 दिन रहना है या प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना है। हाँ, एक चीज़ और रिमार्क करिएगा कि जब हम ये इंडिया में रहने की जब हम बात करते हैं तो उस समय कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में एक ही प्लेस पर रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो 100 दिन वो इलाहाबाद में है, 50 डेज़ वो दिल्ली में है, 60 डेज़ वो JNK में है, मतलब इंडिया में, इंडिया बॉर्डर के अंदर उसको 365 डेज़, 60 डेज़, 102 डेज, जो भी नॉर्म्स हमने रखा वो इंडिया में रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी थी कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको कंटिन्यू रहना है, यानी वो ब्रेक भी कर सकता है। जैसे वो 60 दिन के लिए रहा, फिर वो बाहर चला गया, फिर वो आया, 50 दिन रहा, फिर वो बाहर चला गया, फिर आया, तो इस तरीके से भी वो डेज़ काउंट होंगे। और जब हम डेज़ काउंट करते हैं तो जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है और जिस दिन वो इंडिया को आ रहा है वो दोनों दिन भी उसमें काउंट किए जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी है यहाँ पे जब हम डेज़ को कैलकुलेट करते हैं। खैर, हम एडिशनल कंडीशन की बात कर रहे थे कि सबसे पहला ये कहा गया कि प्रीवियस 10 साल में कम से कम 2 साल वो इंडिया में रेसिडेंट रहा हो, मतलब वो उसने रेसिडेंशियल स्टेटस को ऑब्टेन किया हो। चलिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल में 2021 को कोट किया हुआ असेसमेंट में और प्रीवियस ईयर हमारा 1920 है, तो उसके ठीक पहले के 7 साल में कम से कम वो 730 डेज, 730 दिन वो भारत में रहा हो। क्लियर, हम बार बार ये फोकस कर रहे हैं कि पहले कंडीशन में कहा गया कि प्रीवियस 10 साल में
कम से कम 2 साल उसकी इंडिया में स्टेटस रेजिडेंट की रही हो, यानी इंडिया में उसने 2 साल कम से कम उन बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई किया हो। और दूसरा हम आपसे कह रहे हैं कि प्रीसीडिंग ईयर को छोड़ के उसके ठीक पहले के 7 प्रीवियस ईयर्स में कुल मिला के वो 730 डेज इंडिया में रहा हो। यहाँ पर ये बात फिर से हम रिमार्क कर रहे हैं कि 730 डेज रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये भी नहीं है कि वो इंडिया में एक जगह ही रहेगा, वो जगह चेंज कर सकता है। कुछ दिन रहा फिर बाहर गया, फिर आया, कुछ दिन रहा फिर बाहर गया, तो ये सब कुछ मिला के वो 730 डेज को हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पे जाते हैं कि अगर मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर उस व्यक्ति ने इन दोनों अल्टरनेटिव यानी एडिशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया तो उसका मतलब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर वो दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। एक बार हम जल्दी जल्दी फिर से फॉलो अप कर रहे हैं। हम एक इंडिविजुअल पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस को पता करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में ये कहा गया कि उसकी स्टेटस 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इज आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। कैसे बता रहे हैं कि वो रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है? तो इसके लिए 2 बेसिक कंडीशन बताई गई। क्या बेसिक कंडीशन थी? पहली बेसिक कंडीशन में ये कहा गया कि वो कम से कम प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन यानी 182 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक। और दूसरी बेसिक कंडीशन आपको बताई गई कि वो प्रीवियस ईयर में यानी गत वर्ष में कम से कम 60 दिन और प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 4 साल में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। ये बेसिक कंडीशन दोनों में है। और फिर आपसे ये कहा गया कि अगर इन दोनों बेसिक कंडीशन में से वो किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट होगा, और अगर दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो फर्दर फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर वो इन दोनों एडिशनल कंडीशन में से दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, और अगर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, किसी एक को करता है या दोनों को नहीं कर पाता है, तो फिर वो नॉन ऑर्डिनरी माना जाएगा। क्या कंडीशंस थी? उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि प्रीवियस 10 साल में कम से कम 2 साल भारत में उसका रेसिडेंट स्टेटस रहा हो, और दूसरा कहा गया कि प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 7 साल में कम से कम वो 730 दिन भारत में रहा। ये एक क्राइटेरिया था इंडिविजुअल पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करने का। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, यानी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की रेसिडेंशियल स्टेटस को हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि क्या कहा गया इसमें। 2 चीज़ें जब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज बात करें, इनकम टैक्स की टेक्निकल लैंग्वेज क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन हम बहुत सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो जब हम कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस को पता करते हैं तो उस समय कंपनी को 2 पार्ट में बांट देते हैं। पार्ट क्या होगा? पहले इंडियन कंपनी और दूसरी फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनीज के लिए कहा गया कि वो कंपनीज जो इंडिया के किसी भी एक्ट के तहत, जैसे कई सारे कंपनीज एक्ट हमारे यहाँ रहे हैं जिसके तहत कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 रहा हो या कंपनीज एक्ट 2013 अभी रिसेंटली चल रहा है वो हो, या फिर कोई भी और एक्ट जिसके तहत कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं। तो अगर कोई कंपनी उसके तहत इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी या रेजिडेंट कंपनीज। ये बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात बस ये है कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो इंडिया के किसी भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो रही है, इनकॉर्पोरेटेड हो रही है, तो ऐसे केस में वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी, और इंडियन कंपनीज रेसिडेंट कंपनीज होती हैं। दैट्स क्लियर। बात करते हैं फॉरेन कंपनीज़ की। जब हम फॉरेन कंपनीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं। वो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है या फिर इंडिया में काम कर रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, पार्टली या होली, पूरा या आंशिक रूप से उसका नियंत्रण और प्रबंधन कहाँ से हो रहा है। इस बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में जो स्टेटस है वो रेसिडेंट का होगा या नॉन रेसिडेंट का होगा। देखिए इसमें 2 चीज़ें कही जा रही हैं। पहला लिखा गया है, अ फॉरेन कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। मीन्स यदि उस कंपनी का नियंत्रण और प्रबंध, पॉलिसी मेकिंग, कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट एस्पेक्ट, ये अगर पूरी तरीके से यानी 100% अगर इंडिया से हो रहा है, तब ऐसे केस में उस कंपनी को हम इंडियन कंपनी या रेसिडेंट कंपनी, सॉरी इंडियन कंपनी नहीं, रेसिडेंट कंपनी बोलेंगे। लेकिन अगर उस कंपनी का पार्शियल मैनेजमेंट भी इंडिया से बाहर से होता है, यानी कि या तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या पार्शियल मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, मतलब पार्शियल बाहर से हो रहा है, इंडिया के बाहर से हो रहा है और पार्शियल इंडिया से हो रहा है, तब ऐसे केस में उस कंपनी को हम नॉन रेसिडेंट कंपनी बोलेंगे। स्टेटस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर दिस इनकम इज़ टैक्सेबल और नॉट फॉर दिस पर्सन, तो उस समय ये भी देखना ज़रूरी है कि उस प्रीवियस ईयर में उस पर्सन की स्टेटस क्या रही होगी, क्योंकि कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो कुछ पर्सनस के लिए टैक्सेबल होते हैं तो कुछ पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं होते, मतलब रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होते हैं तो नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो जब हमें ये देखना है कि ये इनकम इनके लिए टैक्सेबल है कि नहीं है, तो उसके पहले रेसिडेंशियल स्टेटस को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है।